हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू शर्मा आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे जीनियस से सोल्यूशन में। दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं, कल हमारा 1 फेब को हमारा बजट आया था और फाइनेंस बिल हमारे पास आ चुका है। फाइनेंस बिल में दोस्तों टोटल जो है 318 पेजेस का हमारा फाइनेंस बिल आया है। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे जो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को लेके जो कुछ चेंजेस किए गए हैं, अमेंडमेंट की गई हैं जिन जिन सेक्शंस में, हम उन्हें समझेंगे, जो भी हमारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। इसको जानने से पहले अगर दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बने बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। सबसे पहले जो अमेंडमेंट की है, अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 7। सेक्शन 7 था हमारा स्कोप ऑफ सप्लाई इन सीजीएसटी एक्ट। इसमें सेक्शन 1 में सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 में क्लोज ऐड किया गया है। इसमें बताया गया है एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन बाय अ पर्सन अदर देन एन इंडिविजुअल to its member or constitution or vice versa for cash, deferred payment or other valuable consideration। इसके रिगार्डिंग हमारी एक्सप्लेनेशन है इसमें। For the purpose of this clause, it is hereby clarified that notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force or any judgment, decree or order of any court, tribunal or authority, the person and its member or constitution shall be deemed to be two separate persons and the supply activities or transaction shall be deemed to take place from one person to another। इसमें दोस्तों जो भी हमारे क्लब है या आरडब्ल्यूए के जो मेंबर्स होते हैं, जो आपस में एक दूसरे को जो सर्विसेज, गुड्स सर्विसेज प्रोवाइड करते थे, उसके रिगार्डिंग जजमेंट भी आई थी हमारे पास कि इसे अब जो है गुड्स और सप्लाई के दायरे में नहीं रखा गया था। लेकिन अब इस अमेंडमेंट के द्वारा इस तरह की जो भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, कैश, डेफर्ड पेमेंट या अदर वैल्यूएबल कंसीडरेशन में, तो उसको वो गुड्स और सर्विसेज माना जाएगा और जो उनके मेंबर्स हैं उन्हें सेपरेटली अलग अलग पर्सन्स माना जाएगा, ना कि एक म्यूचुअलिटी के से देखा जाएगा। जो जजमेंट आई थी उसमें बताया गया था कि ये एक म्यूचुअलिटी है और वो सेम पर्सन ही माने जाते हैं, लेकिन उसको अब हमने ओवररूल कर दिया। यहाँ पर नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी लॉ, मतलब जो भी जो जजमेंट आई थी हम उसे ओवररूल करते हैं और जो आगे से इस तरह की जो भी एक्टिविटीज होगी वो हमारे स्कोप ऑफ सप्लाई के दायरे में आएगी। ये अमेंडमेंट हुई है और ये अमेंडमेंट तभी एप्लीकेबल होगी जब इसके रिगार्डिंग सीजीएसटी एक्ट में कोई नोटिफिकेशन आएगी। दूसरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है अमेंडमेंट है वो सेक्शन 16 की है। हमारी सेक्शन 16 ऑफ सीजीएसटी एक्ट हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट का है और जो इसके में जो है सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 में क्लोज इंसर्ट किया गया है। इसमें ये बताया है द डिटेल्स ऑफ इनवॉइसेस और डेबिट नोट रेफर टू इन क्लोज A shall be furnished by the supplier in the statement of outward supply, and such details have been communicated to the recipient of such invoices or debit note in such manner prescribed under section 37। अंडर सेक्शन 37 हमारा जो है स्टेटमेंट है जीएसटीआर 1 की फाइल करने की। सामने वाला कॉरस्पॉन्डिंग पर्सन तभी उसका बेनिफिट ले पाएगा जब उसके सप्लायर ने जीएसटीआर 1 में उन डिटेल्स को शो किया हो। ये सेक्शन तभी लाया गया है क्योंकि जो रूल 36(4) था उसको स्टैट्यूटरी बैकग्राउंड देने के लिए ही इस को लाया गया है। अब जैसे कि पहले कैपिंग थी 20% की, फिर 10% हो या 5% हो गई, लेकिन जब से ये रूल आएगा तो इस रूल के हिसाब से, इस अमेंडमेंट के हिसाब से सेक्शन में ही अमेंडमेंट की गई है। जब तक सप्लायर अपनी जीएसटीआर 1 अपलोड नहीं करेगा तब तक कॉरस्पॉन्डिंग जो है रेसिपिएंट उसका आईटीसी का बेनिफिट नहीं ले पाएगा। और इसके रिगार्डिंग भी जैसे ही नोटिफिकेशन आएगी तब से ही ये रूल जो है हमारा सेक्शन में अमेंडमेंट की जाएंगी। अब मेन जो हमारी अमेंडमेंट की गई सेक्शन 35 में, सेक्शन 35, इन सेक्शन 35 और सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स सबसेक्शन 5 शैल बी ओमिटेड। सेक्शन 35 जो था हमारा, उसके सबसेक्शन 5 में हमारे जीएसटी मतलब ऑडिट की बात की गई थी, उसको ओमिट कर दिया गया है। लेकिन फ्रेंड्स ये मत मानना कि आपको जो 2019-20 के लिए भी ओमिट किया गया है, ये तभी ओमिट होगा अगर तभी जब इसके रिगार्डिंग कोई हमारे पास नोटिफिकेशन आती है। सब्स्टिट्यूशन ऑफ सेक्शन, न्यू सेक्शन फॉर
सेक्शन 44 हमारा एनुअल रिटर्न से रिलेटेड एनुअल रिटर्न का है, और इसमें ये जो है सब्स्टिट्यूट किया जाएगा इस सेक्शन को, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, अ पर्सन हैविंग टैक्स अंडर सेक्शन 51, 52 और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन on and non-resident taxable person shall furnish an annual return which may include a self-certified reconciliation statement, reconcile the value of the supplier declared in the return furnished for the financial year with the audited annual financial year statement for every financial year electronically with such time and in such manner or form एज मे बी प्रिस्क्राइब। ये हमारा जो है सेक्शन 44 में इस को सब्स्टिट्यूट किया जाएगा कि हमें एनुअल रिटर्न तो हमें फाइल करनी ही है, लेकिन अब जो हमें रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो पहले हमें करनी थी चार्टर्ड अकाउंटेंट या पोस्ट अकाउंटेंट के थ्रू, अब वो सेल्फ सर्टिफाइड करेगा टैक्स पेयर। और इसमें प्रोविजो ऐड किया है, प्रोवाइडेड दैट द कमिश्नर में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल बाय नोटिफिकेशन एग्जेम्प्ट एनी क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन फॉर फाइलिंग एनुअल रिटर्न अंडर दिस सेक्शन। और इसके रिगार्डिंग कोई भी जो कमिश्नर है रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल उसे जो है एग्जेम्प्ट किया जाएगा एनुअल रिटर्न से। और सेक्शन अमेंडमेंट की है सेक्शन 50 में, इंटरेस्ट ऑफ पेमेंट को लेके, इन सेक्शन 50 ऑफ सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट इन सबसेक्शन 1 फॉर द प्रोविजो इस पे इंसर्ट किया जाएगा, और ये रेट्रोस्पेक्टिव डेट से होगा जब से हमारा जीएसटी एप्लीकेबल हुआ था, दैट मींस फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 2017। provided that the interest on the tax payable in respect of supply made during a tax period and declared in return for the said period furnished after a due date in accordance with the provision of section 39 except where such return is furnished after commencement of any proceeding under section 37 and 34 in respect of such period shall be payable on the portion of tax on which paid by debiting the electronic credit ledger। सेक्शन 73 या सेक्शन 74 को छोड़कर अगर किसी ने अपनी जो रिटर्न है जीएसटी या सीबी अपने ड्यू डेट से जो फाइल करते हैं, जो उसकी जो इंटरेस्ट की लायबिलिटी होगी वो नेट पे एप्लीकेबल होगी, ना कि ग्रोस पे। ये इसमें इंसर्ट किया गया है। सेक्शन 74 में कुछ अमेंडमेंट की गई है। सेक्शन 74 जो था हमारा determination of tax not paid or short paid or erroneously refunded or input tax credit wrongly availed or utilized by the reason of fraud or any willful misstatement or separation of fact को लेके हमारा सेक्शन 74 था। इसमें जो है सेक्शन 129 और 130 की जो प्रोसीडिंग है वो उनके पास सेपरेटली चलेगी। सेक्शन 129 और 130 में जो प्रोसीडिंग होती है हमारी सीजर को लेके होती है, और ट्रांजेक्शन्स में जो भी हमारे गुड्स होते हैं उसकी जो रिकवरी है वो अलग से होगी, और जो प्रोसीडिंग चलेगी नॉर्मल वो है सेक्शन 122 और 125 की ही प्रोसीडिंग्स चलेंगी। अमेंडमेंट की गई सेक्शन 75 में। सेक्शन 75 में हमें बताया है, इसमें एक्सप्लेनेशन जो है इंसर्ट किया गया है, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन द एक्सप्रेशन ऑफ सेल्फ असेस्ड टैक्स शैल इंक्लूड द टैक्स पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई फर्निश्ड अंडर सेक्शन 37 बट नॉट इंक्लूडेड इन रिटर्न फर्निश्ड अंडर सेक्शन 39। सेक्शन 37 हमारा जीएसटी 1 दैट मींस आउटवर्ड की जो हम डिटेल देते हैं, स्टेटमेंट प्रोवाइड करते हैं सेक्शन 37 के अकॉर्डिंग, उसके हिसाब से जो है हमारी सेल्फ असेस्ड की जाएगी, बट नॉट इंक्लूडेड इन द रिटर्न फर्निश्ड अंडर सेक्शन 39। अंडर सेक्शन 39 जो हम रिटर्न भरते हैं अपनी जीएसटी या सीबी, सपोज हमने जो अपनी रिटर्न दिखाई जीएसटी 1 की जो स्टेटमेंट हमने फाइल किया वो 100 रुपीज में हमने दिखाया है, और जो हमने गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दिया वो हमने 80 रुपीज से पे किया है, तो जो हमारे पास एक्चुअल जो हमें मानी जाएगी वो जीएसटी 1 यानी कि जो हमने स्टेटमेंट 1A अपलोड करी है उसके अकॉर्डिंग ही हमारी जो टैक्स लायबिलिटी जो है मानी जाएंगी। अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 83 जो हमारा है प्रोविजनल अटैचमेंट का हमारा सेक्शन है।
प्रोविजनल अटैचमेंट टू प्रोवाइड रेवेन्यू ऑन सर्टेन केसेस, जो हमारा सेक्शन 7 प्रोविजनल अटैचमेंट जब होती है जब हमारी कोई प्रोसीडिंग्स चल रही हो अंडर सेक्शन 62, 63, 64 या 67 या 73 या 74 के अकॉर्डिंग, तो हमारी जो है प्रोविजनली अटैच की जाती है प्रॉपर्टी, एनी प्रॉपर्टी हो, बैंक अकाउंट हो और बिलोंगिंग टू द टैक्सेबल पर्सन, उसको अटैच कर लिया जाता है। इसमें जो है इस सबसेक्शन 1 में जो ये प्रोविजन इंसर्ट किया जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट को रेवेन्यू चाहिए, रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए इन्होंने कहा ही मे बाय ऑर्डर इन राइटिंग अटैच प्रोविजनल एनी प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग बैंक अकाउंट बिलोंगिंग टू द टैक्सेबल पर्सन और एनी अदर पर्सन स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 1A ऑफ सेक्शन 122 इन सच मैनर एज वी प्रिस्क्राइब्ड। मतलब अगर मान लीजिए जो है इसके अगेंस्ट सेक्शन 122 के अगेंस्ट प्रोसीडिंग की जाएंगी। सेक्शन अमेंडमेंट की गई है 107 में, अपील से रिलेटेड है ये हमारा, और सेक्शन 129 में अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट की गई है सेक्शन 130 में, और एक न्यू सेक्शन इंसर्ट किया गया है सेक्शन 151, अमेंडमेंट है 152 में, और अमेंडमेंट की गई है सेक्शन 168 में। ये था दोस्तों हमारा बजट को हमने डिस्कस किया, जो भी हमारे इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो हमने डिस्कस किए। दोस्तों ये तभी एप्लीकेबल होंगे हमारे जब इसके रिगार्डिंग हमारे पास कोई नोटिफिकेशन आएगी। नोटिफिकेशन आने से पहले तो हमारा भी ये जस्ट हमारे पास फाइनेंस बिल ही आया है, फाइनेंस बिल के बाद हमारा फाइनेंस एक्ट आएगा और उसके बाद हमारी जो है नोटिफिकेशन आएंगी, उसके बाद ही जो हमने रूल्स अमेंडमेंट्स पढ़ी जिन जिन सेक्शन में वो एप्लीकेबल होंगे। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आया है। अगर कोई भी आपको डाउट है किसी भी सेक्शंस के आप बारे में, आप हमसे अमेंडमेंट जानना चाहते हैं तो हमसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।